नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस का फर्स्ट टॉपिक जो कि है सेल। बायोलॉजी का टॉपिक है ये, और इस टॉपिक को हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था और हमने सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। और ये प्रिपरेशन हम कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम 2023 के लिए। आज के सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। दीज आर द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एवरी सेल। हर सेल के जो थ्री बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक फीचर्स होते हैं, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इनके बारे में हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। आप इस फिगर में देख सकते हो तीनों जो सेल के कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर होता है। हर सेल, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उसमें ये तीनों स्ट्रक्चर ज़रूर होते हैं। ओके, तो हम पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। इट इज़ द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक लिमिटिंग बाउंड्री होती है जो साइटोप्लाज्म को उसके सराउंडिंग से सेपरेट करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है सेल के अंदर पूरा वाइट कलर का आपको दिख रहा है, तो ये होता है साइटोप्लाज्म। ओके, तो सेल बाउंड्री जो होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इस साइटोप्लाज्म को बाहर जाने से रोकती है और सेल को एक शेप देती है। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दोनों टाइप के सेल्स में हमें देखने को मिलती है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल्स में भी। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की इन केस ऑफ एनिमल्स एंड लाइज बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट्स। अब जो एनिमल सेल होती है उसमें हमने देखा कि जो आउटर बाउंड्री होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें आपको न्यूक्लियस मिलेगा और साइटोप्लाज्म और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स। इन प्लांट सेल, अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल जो है उसका सबसे बाहर वाला जो कवरिंग होता है वो होता है सेल वॉल। वो क्या होता है? सेल वॉल। अब ये जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे होता है। It is the outermost covering of cell in case of animals and lies below the cell in case of plants. अब प्लांट और एनिमल सेल में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? वो ये है कि एनिमल सेल जो है उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसमें? एनिमल सेल में। आप ये एनिमल सेल समझो इसको, और ये है उसका न्यूक्लियस और ये है उसका साइटोप्लाज्म। अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल जो है उसमें बाहर का जो कवरिंग होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग, वो होता है सेल वॉल। तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल के नीचे, यानी कि अंदर की तरफ। ओके, तो ये होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है और एनिमल सेल में होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दोनों में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री होती है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच्ड बिटवीन बाय लेयर ऑफ लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको एक बाय लेयर लिपिड्स के अंदर बीच में प्रोटीन्स मिलेंगे। तो एक लेयर होता है लिपिड का, दूसरा एक लेयर होता है लिपिड्स का, और उसके बीच में आपको मिलेंगे प्रोटीन्स। ओके, ये प्रोटीन्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन्स होते हैं वो बाहर की तरफ भी आते हैं, इस लिपिड लेयर के बाहर आते हैं ऐसे, और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं वो इन दोनों लेयर्स के बीच में ही होते हैं, वो बाहर की तरफ नहीं आते। तो ये होता है स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सैंडविच के जैसा, दो लिपिड लेयर्स के बीच में प्रोटीन का लेयर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेम वाज गिवन बाय नाजेली। ये जो बायोलॉजिस्ट है उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये नाम दिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसका मतलब क्या है कि इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स ओनली। कुछ ही मटेरियल्स जो है वो सेल के अंदर या बाहर जा सकते हैं, इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो इट अलाउज एंट्री ऑफ फूड, वाटर, सॉल्ट। अब अंदर कौन कौन से सब्सटेंस जा सकते हैं? फूड, वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। और बाहर कौन से सब्सटेंस जाएंगे? इट अलाउज एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस फॉर्म में होती है, तो वो सेल के बाहर जाती है, क्योंकि ये जो हम जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव करते हैं, तो वो हर सेल से बाहर निकलता है। और जो वेस्ट होता है सेल के अंदर वो भी बाहर जाता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसलिए उसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल इसलिए क्योंकि वो कुछ गिने चुने जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी एंट्री और एग्जिट को वो कंट्रोल करती है। ओके, सिंगर एंड निकोलसन गेव द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने सिंगर और निकोलसन, इन्होंने एक मॉडल बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, और उस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल of plasma membrane. According to him, it consists of protein layer sandwiched between two layers of lipids. अभी जो हमने बात की bilayer lipid के बीच में प्रोटीन का लेयर, तो it was given by Singer and Nicholson. उन्होंने ये चीज़ बताई थी। It is 75 एंगस्ट्रॉम थिक। जो थिकनेस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो होती है 75 एंगस्ट्रॉम। अब 75 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हुआ? 1 एंगस्ट्रॉम हम उसको ऐसे लिखते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम हमें लिखना है तो ए के ऊपर हम एक छोटा सा डिग्री जैसा एक सर्कल बनाते हैं, है ना, छोटा सा। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। मतलब आप कह सकते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। इतनी इसकी ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो 75 एंगस्ट्रॉम इसका जो है थिकनेस होता है। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, ये एक स्ट्रक्चर है। सिंगर और निकोलसन ने जो दिया था मॉडल, ये उसका एक डायग्राम है। यहाँ आप देख सकते हो कि दिस लेयर इज लिपिड लेयर, दिस लेयर इज ऑल्सो लिपिड लेयर, और बीच में ये जो आप देख रहे हो ये जो प्रोटीन्स है ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और जो बाहर की तरफ निकले हुए प्रोटीन्स हैं वो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। इट कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन और रीयूनाइटेड। तो ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसकी वजह से ये अलग अलग जगह पर अलग अलग फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं उसके फंक्शंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज शेप। इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू सेमी फ्लूइड कंटेंट्स ऑफ द सेल। हमें पता है कि सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है वो फ्लूइड फॉर्म में होता है ना, विस्कस होता है, जेली लाइक होता है। तो इस स्ट्रक्चर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक डेफिनेट शेप देती है, जैसा कि हमने अभी सेल में देखा था। सेकेंड फंक्शन है मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर का मतलब होता है कि वो प्रोटेक्शन देता है। इट फंक्शंस एज अ मैकेनिकल बैरियर दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल। सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट होता है उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड वन इज सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। इसके बारे में हमने अभी बात की कि द मेम्ब्रेन डिटरमाइंस what substances are to be allowed entry or exit from the cell। सेल के अंदर और बाहर कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी वो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो डिसाइड करता है। तो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फोर्थ वन इज एंडोसाइटोसिस। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द membrane enables the cell to engulf food and other substances from its external environment by endocytosis। अभी हमने बात की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो फूड को अंदर ले सकती है ना। कैसे? फॉर एग्जांपल अमीबा।
अमीबा का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है ना, लेकिन उसकी जो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, वो फ्लेक्सिबल है जैसा कि हमने अभी पढ़ा। तो ये अपने मूवमेंट के लिए यूज़ करता है सूडोपोडिया। मतलब सूडोपोडिया क्या होते हैं, ये वाले पार्ट्स जो वो अपने, इसको फॉल्स लेग्स भी कहते हैं, है ना। फॉल्स लेग्स मतलब ये जहाँ चाहे वहाँ इस तरह से आउटग्रोथ कह सकते हैं, या फिर इसके प्रोजेक्शंस आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्शंस है उसको हेल्प करते हैं फूड को अंदर लेने के लिए। तो दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। अब ये जो सूडोपोडिया है ये क्या करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर कोई उन्होंने अमीबा ने फूड को सेंस किया कि यहाँ पर फूड है, तो ये जो सूडोपोडिया है ये धीरे धीरे ऐसे आगे की तरफ मूव करते हैं और ऐसे करते करते उस फूड को चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर इस फूड की जो एक वैक्यूल बन जाती है इस तरह से, यहाँ पर ये वैक्यूल जो है वो सेल के अंदर आ जाती है फूड के साथ। तो इस तरह से फूड जो है वो सेल के अंदर आ जाता है। तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। इसको इस तरह के जो प्रोसेस होती है सेल के अंदर कोई फूड पार्टिकल को लेना सेल के मेम्ब्रेन से, इट इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ओके, अमीबा एक्वायर्स फूड बाय दिस प्रोसेस। अमीबा को अपना फूड एंडोसाइटोसिस से मिलता है। देन नेक्स्ट नंबर 5 इज डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स और आयंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कोई सोल्यूट है, उसका सेल के अंदर उसको एंट्री करना है, तो बाहर अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सेल के बाहर से वो सोल्यूट जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर कोई किसी सोल्यूट को बाहर निकालना है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जब अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो वो अपने आप लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ सोल्यूट्स फ्रॉम इनसाइड द सेल एंड फ्रॉम आउटसाइड द सेल, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी। इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट्स एंड आयंस। नेक्स्ट वन इज osmosis. Number 6, osmosis. The spontaneous movement of water molecules through a selectively permeable membrane is called osmosis. It occurs due to the presence of tiny water channels in the plasma membrane. अब osmosis क्या होता है? ये भी डिफ्यूजन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे ये मेम्ब्रेन है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू जब वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, ये भी कैसे होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल्स लो कॉन्सेंट्रेशन के रीजन की तरफ मूव करते हैं, एंड दिस मूवमेंट इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि जो इनटेक होता है प्लांट्स में, है ना, प्लांट्स में जो इनटेक होता है वाटर और मिनरल्स का, ये ऑस्मोसिस की वजह से ही होता है इन द रूट्स में जो होता है। देन नेक्स्ट इज सेल कंटिन्यूटी। एट प्लेसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स बिकम कंटिन्यूअस टू फॉर्म प्लाज्मोडेस्माटा एंड सेल जंक्शन। जो एडजेसेंट सेल्स होती है ना, एडजेसेंट सेल्स मतलब जो बिल्कुल पास पास होती है, ऐसे जो सेल्स होते हैं उनके वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा एक चैनल की तरह होता है जो दो सेल्स को कनेक्ट करता है। ओके, इसको हम सेल जंक्शंस भी कह सकते हैं, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट्स मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन इन माइक्रोविली। अब स्पेशलाइजेशन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उसका जो थोड़ा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फंक्शंस। तो इसका एग्जाम्पल है माइक्रोविली। आपने देखा होगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो इंटरनल वॉल होती है वो वॉल ऐसे होती है फोल्डेड, है ना, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उस वॉल में, और इनको हम कहते हैं माइक्रोविली, है ना, माइक्रोविली कहते हैं।
और माइक्रोविली क्या करती है, इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है ना, सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, एब्जॉर्प्शन यहाँ स्टार्ट होता है। तो माइक्रोविली जो है, ये जो फोल्ड्स होते हैं है ना, अंदर की जो वॉल है इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये विली हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। तो ये एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, मॉडिफिकेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। द 9th एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस जो है वो अपोजिट है एंडोसाइटोसिस के। हमने एंडोसाइटोसिस में देखा था कि सेल के अंदर जो है वो चीज़ें आती हैं, है ना, लाइक फूड। और एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस बाय विच सेल मूव मटेरियल्स फ्रॉम विद इन द सेल इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो सेल के बाहर जो है मटेरियल्स को मूव करना होता है, तब एक्सोसाइटोसिस होता है। अब एक्सोसाइटोसिस अकर्स फॉर रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड, टॉक्सिन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एक्सेट्रा। सेल के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या फिर टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, ये सेल से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। Second component is nucleus. Nucleus is the most important cell organelle which directs and controls all its cellular activities. सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, वो हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सेल की ग्रोथ है, सेल का इनटेक है, या सेल के बाहर किस चीज़ को। Second component is nucleus. Nucleus is the most important cell organelle which directs and controls all its cellular activities. न्यूक्लियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, जो कि कंट्रोल सेंटर होता है। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़। सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ का मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल के डिफरेंट पार्ट्स के, दे आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। अब कौन कौन सी सेलुलर एक्टिविटी होती है? जैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस के अंदर, है ना, न्यूक्लियोलस के अंदर। तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग यानी कि जो उनके बच्चे होते हैं, है ना, पेरेंट से अपने बच्चों की तरफ जो कैरेक्टर्स जाते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं अनुवंशिक, तो उन कैरेक्टर्स को पास करने में न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है। देन प्रोटीन एंड एंजाइम्स का जो सिंथेसिस होता है, प्रोटीन एंड एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग, देन सेल डिवीज़न, सेल की ग्रोथ, स्टोरेज ऑफ डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स, देन सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, उसके बाद जो इनटेक और रिमूवल होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस का सेल के बाहर और सेल से अंदर। तो ये सब एक्टिविटीज़ जो होती है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है एंड दीज आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। इट इज़ कॉल्ड एज हेड क्वार्टर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हेड क्वार्टर भी कहा जाता है सेल का, या डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है और वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। हु डिस्कवर्ड nucleus? And answer is Robert Brown. In eukaryotes, a well-defined nucleus is present, while in prokaryotes, a well-defined nucleus is absent. हमने पिछले वीडियो में बात की थी यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल्स वो होती है जिनमें डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है ना। और प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब उसके चारों ओर जो है मेम्ब्रेन नहीं होता है, वहाँ उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए थ्रेड, वो ऐसे ही सेल के अंदर होता है बिना किसी बाउंड्री के। तो ये डिफरेंस है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस का। देन
प्रोकैरियोट्स कंटेन अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है, इट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। इट हैज़ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये डबल लेयर कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस के चारों ओर, और वो कंटिन्यू नहीं होती, वो कुछ इस तरह से होती है। उसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, बीच बीच में होल्स होते हैं इस तरह से। तो ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन उसकी होती है। विल सी द स्ट्रक्चर आफ्टरवर्ड्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स होते हैं बीच बीच में, उसमें से मटेरियल्स का मूवमेंट होता है अंदर और बाहर। बिसाइड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस also contains nucleolus and chromatin material, and the substance filled inside the nucleus is called nucleoplasm और कैरियोलिम। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, और क्रोमेटिन मटेरियल। और पूरे न्यूक्लियस के अंदर, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इन द सेम वे न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और लिम्फ का मतलब होता है जो फ्लूइड उसके अंदर है, इसलिए उसको कहते हैं कैरियोलिम्फ। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन मटेरियल्स contain DNA which stores and transmits the hereditary information for the cell to function, grow and reproduce। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, पहले तो क्रोमेटिन मटेरियल होता है। अब क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर। तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है यहाँ पर, ये वाला, ये हो गया आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, है ना। इसमें आप देख सकते हो, ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियर पोर, ये है क्रोमेटिन, ये है न्यूक्लियर एनवेलप और ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। अब ये क्रोमेटिन फाइबर अगर आप ऐसे न्यूक्लियस को देखोगे तो वो ऐसे ही दिखेगा, लेकिन जब ये सेल डिवाइड होने में होती है, when the cell is about to divide, that time you can see these chromatin materials arranged in the form of क्रोमोसोम्स। वो कंडेंस हो जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है, ये फाइबर जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में वहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है वो बन जाते हैं, है ना। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है, इस तरह से। दिस इज द क्रोमोसोम। और सेम स्ट्रक्चर आप देख सकते हो जब सेल का डिवीजन होता है। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं या क्रोमेटिन मटेरियल जिसको हम कहते हैं, दे स्टोर द इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं? सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। आपको जो आपके पेरेंट से मिली है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके क्रोमोसोम्स में होती है ना। दोनों पेरेंट से आपको हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको मिला है। आपके जो कैरेक्टर्स है वो आपके पेरेंट से मिलते जुलते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ दिस हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए के फॉर्म में वन पेरेंट से उनके जो बच्चे हैं उनमें वो कैरी किया जाता है, एंड इट इज़ सीन इन ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये मटेरियल जो होता है, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो होता है, वो सेल का जो फंक्शन होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन है, इसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो आपने अभी यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखा, तो ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है, दिस इज़ न्यूक्लियोलस, ओके। और यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट इज़ द सेल ऑर्गेनल। ये सेल का एक ऑर्गेनल होता है ना, एक पार्ट होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पूरी, ये कनेक्ट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अब ये क्यों कनेक्ट होती है और उसका क्या फंक्शन होता है, ये मैं आपको बताऊंगी जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो अभी आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो कनेक्ट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ओके। द न्यूक्लियोलस
may be one or more in number and is not bounded by any membrane. न्यूक्लियोलस एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियोलस जो है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है ना. इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड. RNA मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लियोलस जो है इट इज़ रिच इन RNA एंड प्रोटीन्स. तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर. एंड इट एक्ट्स एज द साइट फॉर राइबोसोम फॉर्मेशन. राइबोसोम्स जो एक सेल ऑर्गेनेल होता है सेल के अंदर, तो राइबोसोम्स का जो फॉर्मेशन होता है, उसका जो सिंथेसिस होता है, वो होता है न्यूक्लियोलस के अंदर. ओके, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है. राइबोसोम्स फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियोलस के अंदर. न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स. न्यूक्लियोलस को राइबोसोम्स की फैक्ट्री भी कहा जाता है. राइबोसोम्स आर हेल्पफुल इन द प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस. कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर. देन व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स are some fine thread-like structures composed of deoxyribonucleic acid, DNA. तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ DNA से बने होते हैं और प्रोटीन से बने हुए होते हैं. क्रोमोसोम्स क्या होते हैं मैंने आपको अभी बताया था. दे आर सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. वेयर आर दे? दे आर इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. दीज आर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं, और क्रोमेटिन फाइबर्स जो है वही आगे जा कर के क्रोमोसोम्स बनते हैं. ओके, जब सेल का डिवीजन होना होता है. इन द डिवाइडिंग न्यूक्लियस दिस एंड कंडेंस्ड फाइबर्स क्रोमेटिन फॉर्म द क्रोमोसोम्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डिवाइडिंग न्यूक्लियस होता है, सेल डिवीज़न जब होता है तब पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, उसके बाद बाकी सेल ऑर्गेनल्स का डिवीज़न होता है. तो न्यूक्लियस का जब डिवीज़न होता है तब ये क्रोमेटिन मटेरियल्स बन जाते हैं क्रोमोसोम्स. और इसी की वजह से क्रोमोसोम्स जो है दे आर विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न. तो क्रोमोसोम्स हमें कब दिखेंगे? ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न. ये भी आपको याद रखना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. व्हेन दिस क्रोमोसोम्स आर विजिबल इन द सेल. तो इसका आंसर है ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल. दिस क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स. ये क्रोमोसोम्स क्या कैरी करते हैं? जीन्स. और जीन्स क्या होते हैं? जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं, हमारे फीचर्स हमारे बॉडी के जो मिलते हैं, हमें बॉडी का जो डिज़ाइन होता है, चाहे वो हमारी बॉडी है चाहे और भी कोई एनिमल है, तो उसकी बॉडी का जो उसको डिज़ाइन मिला है, उसके पेरेंट्स से जो उसको फीचर्स मिले हैं, वो सारे कैरी किए जाते हैं इन जीन्स के थ्रू, पेरेंट्स से अपने बच्चों में, है ना. तो ये होता है, जीन होता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. व्हाट इज जीन? जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस in living organisms, and these genes are responsible for passing genetic characters from parents to the offspring. offspring मतलब जो बच्चे होते हैं parents के, है ना. तो genes are responsible for passing the genetic characteristics from the parents to the offspring. A child receives one copy of each gene from mother and another copy of the same gene from the father. इस तरह से एक child के अंदर 2 कॉपीज आती है हर जीन की. एक आती है मदर की तरफ से और एक आती है फादर की तरफ से. तो वो जो दोनों कॉपीज होती है वो एक ही कैरेक्टर को कोड करती है ना. तो वो जो कैरेक्टर होता है वो डिपेंड करता है कि मदर का जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है या फादर का कैरेक्टर डोमिनेंट है. तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही आपकी बॉडी में एक्सप्रेस होता है या फिर अपीयर होता है ना. जैसे कि सपोज आपके हेयर का कलर है, या फिर आपके आइज़ का कलर है, स्किन का कलर है, ये जो सारे कैरेक्टर्स है आपकी बॉडी के जो फीचर्स है, दे कम फ्रॉम योर मदर एंड फादर, है ना. कभी कभी ऐसा होता है कि मदर के हेयर का कलर ब्लैक है और फादर के हेयर का कलर ब्राउन है, लेकिन बच्चों के हेयर का कलर जो है वो अलग ही शेड का आ सकता है. लाइट ब्राउन आ सकता है, डार्क ब्राउन आ सकता है, या फिर थोड़ा ग्रेइश आ सकता है. ये सब होता है बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 जीन्स. मदर एंड फादर से मिली हुई जो कॉपीज़ होती है जीन की, उसकी कॉम्बिनेशन की वजह से कभी कभी ये वेरिएशंस आते हैं.
तो कहने का मतलब ये है कि हर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको अपने पेरेंट से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलता है, और वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उनकी बॉडी फीचर्स या बॉडी का डिज़ाइन उनको देता है। तो ये हो गया न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। हमने इसमें देखा कि एक जो न्यूक्लियस होता है उसकी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ओके, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियस के। नाउ वी विल सी द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट वन, द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल की न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इफ द न्यूक्लियस इज रिमूव फ्रॉम द सेल द प्रोटोप्लाज्म अल्टीमेटली ड्राइज अप एंड डाइज। अगर हम किसी सेल से न्यूक्लियस को निकाल देंगे, रिमूव करेंगे, तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो ड्राई हो जाएगा और वो सेल जो है वो मर जाएगी, है ना, सेल विल डाई। सेकेंड, इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल। न्यूक्लियस सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। नाउ व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल। एक सेल जो होती है उसका जो बर्थ होता है, मतलब जब एक सेल फॉर्म होती है ना, तो उस सेल का बर्थ से लेके यानी कि उसके फॉर्मेशन से लेके उसके जो उसका जो डिवीज़न होता है, फॉर्मेशन से लेके डिवीज़न तक का जो उसका डेवलपमेंट होता है, जो उसकी ग्रोथ होती है, वो सब कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है बाय द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है। नंबर 3, इट इज़ कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स और कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि न्यूक्लियस जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स। आपके जो बॉडी के फीचर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उसके जो जीन्स होते हैं उसके ट्रांसमिशन के लिए ये न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ ब्राउन आइज, his son or daughter may also have brown eyes. If a woman has curly hair, her son or daughter may also have curly hair. However, different combinations of genes from parents result in different characteristics. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कर्ली हेयर और स्ट्रेट हेयर अगर आपके पेरेंट्स के हैं, एक के कर्ली एक के अगर स्ट्रेट हेयर है, तो हो सकता है कि उनके जो सन एंड डॉटर हो तो किसी के कर्ली हो, किसी के स्ट्रेट हो, या फिर हो सकता है कि कोई अलग कॉम्बिनेशन उसका आ जाए हेयर का, जिसको हम बोलते हैं वेवी हेयर, है ना। इस तरह से जो वेवी हेयर है वो एक कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएशन होता है स्ट्रेट और कर्ली हेयर का। थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सेल इज साइटोप्लाज्म। लेट्स सी द नेचर एंड ऑकरेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर इन 1862। कोलिकर इस साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था इन 1862। यू रिमेंबर दिस नेम ऑफ द साइंटिस्ट, कोलिकर। द पार्ट ऑफ द सेल विच अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवलप इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। जैसे हमने पहले ही भी बात की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल की, और एक होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के चारों ओर होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके बीच में जो स्पेस है इट इज़ फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म। ये पूरा साइटोप्लाज्म से फिल्ड होता है और उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। द इनर ग्रैनुलर मास ऑफ द साइटोप्लाज्म इज ऑफन कॉल्ड एंडोप्लाज्म एंड द आउटर क्लियरर ग्लासी लेयर इज कॉल्ड सेल कॉर्टेक्स और एक्टोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंडोप्लाज्म जो ग्रैनुलर होता है, ग्रैन्यूल्स होते हैं उसमें, और साइड में सेल के जो साइड में होता है यहाँ पर वो होता है एक्टोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म आपको यहाँ मिलेगा और एंडोप्लाज्म जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। ओके, तो आउटर जो लेयर होता है वो क्लियर होता है और ग्लासी उसका लुक होता है, उसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ एन एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंस द साइटोसोल। अब जो साइटोप्लाज्म होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है साइटोसोल, साइटोसोल होगा, और दूसरा होगा सेल ऑर्गेनल्स, है ना। तो साइटोसोल जो है वो एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंस होता है जिसमें
वाटर का क्वांटिटी भी होता है, वाटर भी होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ सेल्स में, और ये ट्रांसपेरेंट होता है ना। इट कंटेन्स वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स इनमें होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और दूसरे सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे कि इनसोल्यूबल वेस्ट एंड स्टोरेज। तो जो इनसोल्यूबल वेस्ट होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। दूसरे जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको स्टोर करना होता है सेल के लिए, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस सेल। अब ये सेल की पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर, और इसमें आप यहाँ देखिए, ये है आपका एंडोप्लाज्म सेल के अंदर, डार्क ब्लू कलर है थोड़ा यहाँ पर, और इक्टोप्लाज्म जो है वो यहाँ पर साइड में, जो लाइट ब्लू कलर में आपको यहाँ पर दिख रहा है सेल के साइड में। ओके, एंडोप्लाज्म एंड इक्टोप्लाज्म। तो ये एक टिपिकल सेल का डायग्राम है जिसमें आपको साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म और इक्टोप्लाज्म, ये जो लेबल्स है आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। अब ऐसे ही ये येलो कलर का जो है वो है न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस यू कैन सी न्यूक्लियोलस, है ना। और ये जो है दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये होगी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। और जैसा कि हमने देखा था कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है, इट इज़ कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं लाइक लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, वैक्यूल, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में। तो हमने आज बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल यहाँ पर ख़त्म किया है, और जल्दी ही हम इसके क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। तो अपने आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दूसरे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में। ओके, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम पूरा जो सेल टॉपिक है उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो हम जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।